हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को करने वाले हैं और जो लास्ट वीडियोस थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी और ये 24 वीडियो हम इकोनॉमिक्स की कंटिन्यू रखेंगे। ओके, यहाँ पर मैंने अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू। यहाँ देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट बोला है, इसी के साथ में एक इकोनॉमिक प्रॉफिट भी आता है, दोनों में कंफ्यूजन रहता है। एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए क्या कहता है, जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है जैसे इसका नेम डिफाइन कर रहा है, अकाउंटिंग मीन्स अकाउंट्स का प्रॉफिट। हम जब फाइनल स्टेटमेंट्स रेडी करते हैं वहाँ पर हम प्रॉफिट्स को लिखते हैं, P&L से प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, रिवेन्यू में से हम एक्सपेंस को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है। हम यहाँ पर दो तरह के एक्सपेंस की बात करते हैं। कौन से आते हैं, एक आती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है, एक आती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, दो तरह की कॉस्ट होती है। जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली खर्च की जाती है। जैसे अगर आप मटेरियल खरीद करके लाते हो तो उसके लिए जो आप पेमेंट करते हो वो आती है आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है वो डायरेक्टली किसी को पे नहीं की जाती है। इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो। जैसे कि अगर आप अपनी ही बिल्डिंग प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर उसको आप यूज़ ना करके रेंट पर देते तो उससे आप कुछ ना कुछ अर्न करते। ठीक है, तो वो उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट मानी जाएगी, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो अब आपको नहीं मिल रही है, तो वो एक तरह से कॉस्ट मानकर चलते हो आप। तो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेकर के चलता है। हम देखते हैं हम क्या करते हैं, रिवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को वहाँ पर माइनस नहीं किया जाता। तो एक बार इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है, रिवेन्यू में से जब एक्सप्लिसिट को कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तब हमें मिलता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। और इकोनॉमिक प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जब हम रिवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को माइनस कर देंगे तब हमें इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर। तो अब देखिए जो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट है इसको हम बोलते हैं रियल प्रॉफिट। क्योंकि रियल क्यों है, क्योंकि हमने रियल में जो खर्च किया है वही हम माइनस कर रहे हैं रिवेन्यू में से, तो हमें वो रियल प्रॉफिट बता रहा है। और ये है अब नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि जो हमने रियल में खर्च किया है एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो भी माइनस कर ली हमने, और साथ में हमने क्या किया, जो हमने खर्च नहीं किया है एक्चुअल में जो खर्च नहीं हुआ है वो भी माइनस कर दिया और फिर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये अब नॉर्मल प्रॉफिट होता है। उसके बाद है ओनली द एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर कंसिडर्ड। अभी हमने देखा अकाउंटिंग प्रॉफिट में ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है और इकोनॉमिक में दोनों को कंसिडर किया जाता है, एक्सप्लिसिट को भी और इम्प्लिसिट को भी। ये क्या करता है, ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है किसी भी कंपनी की, और जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो एफिशिएंसी को बताता है। ठीक है, अब आगे अगर हमसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रॉफिट है जो एफिशिएंसी को बताएगा, तो वो कौन सा होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद ये देख लिया हमने। उसके बाद आता है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो मोर रिलायबल होते हैं और जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो लेस रिलायबल होते हैं। अब देखिए ये अकाउंटिंग प्रॉफिट मोर रिलायबल क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमने एक्चुअल में खर्च किया था एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी हमने वही माइनस की है। और जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो लेस रिलायबल इसलिए है क्योंकि इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस किया जा रहा है, जो कि हम अच्छे से एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने इसको किसी को पे नहीं किया, तो हम इसका एस्टिमेशन अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। तो इसलिए ये लेस रिलायबल माना जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला था कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो किसके इक्वल होता है। अभी हमने देखा अकाउंटिंग प्रॉफिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही मेजर करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, टोटल रिवेन्यू में से जब हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तब हमें अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलता है। और अगर हम टोटल रिवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट। देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट बोला है, जो ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है ये इम्प्लिसिट कॉस्ट के बराबर ही होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म गिवन बाय। देखिए किसी भी फर्म के ऑब्जेक्टिव रहते हैं काफ़ी। वैसे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, बट टाइम के साथ साथ किसी भी फर्म के काफ़ी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव बताए हैं, उनके नेम करते हुए चलेंगे। देखिए मैंने यहाँ सभी लिखे हैं और इनके जो ये नेम है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सीधे नेम पूछे जाते हैं कि किसने दिया है ये। ठीक है, तो ये इनको याद करने के लिए थोड़ा सा फनी वे में हम थोड़ी ट्रिक बनाते हुए चलेंगे। आई होप आप समझेंगे कि कैसे उसको हम लर्न कर सकते हैं। सिर्फ लर्न करने के लिए बनाई गई हैं और इनका इतना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए तो पहले क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये क्या कहता है कि फर्म को जितना हो सके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहिए। ये दिया है निकोलसन ने। अब देखिए जैसे इसको याद कैसे करेंगे, निकोलसन, निक, पहले हमें निक दिख रहा है। निक का मतलब होता है जैसे निक नेम होता है, निक मीन्स छोटा।
ठीक है। और सन क्या होता है? बच्चा, ठीक है। तो हम ये लेते हैं बेटा या बच्चा, बच्चा मानकर चलते हैं। तो यहाँ हम बोलते हैं कि निक मीन्स छोटा बेटा, मीन्स छोटा बच्चा है और फिर भी वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा है, ठीक है। हम इस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे कि छोटा बच्चा है मीन्स निक, छोटा बच्चा है, निक्का बच्चा है, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसमें क्या होता है, दो ये लेकर के चलता है कंडीशन। जब MC MR के इक्वल हो जाएगी और MC कट करेगी MR को फ्रॉम बिलो, तब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। इसको याद रख लेंगे, आगे समझते हुए चलेंगे, अभी के लिए थोड़ा याद ही करते चलिए। उसके बाद आता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। देखिए ये क्या कहता है, बामोल ने दिया है, ये बात करता है कि जितना हो सके आप सेल को मैक्सिमाइज करिए। अब इसका नेम क्या है? बामोल। बा को हटा दीजिए और यहाँ से मोल को लीजिए। तो मोल हम ये सोच करके चलते हैं कि जो सेल्स है वो मोल में ही ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, मोल्स में ही ज़्यादा होती है आजकल। तो हम ये मानकर चलते हैं कि सेल्स है वो मोल में ही मैक्सिमाइज होती है। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन किसने दिया? बामोल ने दिया, ओके। उसके बाद आता है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। देखिए ये किसने दिया है? मिल्टन काफोगल्गिस ने। देखिए तो मिल्टन, हम यहाँ से मिल्टन को उठाएंगे और मिल्टन में भी टन को उठाएंगे। तो आउटपुट क्या होता है? प्रोडक्शन। ये बात कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन, आउटपुट ज़्यादा करो। तो जो हम ये बात करेंगे कि टन, आउटपुट को टन में किया जाना चाहिए, मीन्स टन का मतलब होता है ज़्यादा किया जाना चाहिए, टन्स में किया जाना चाहिए। तो मिल्टन ने दिया है आउटपुट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रॉफिट, ये दिया है रोथस्चाइल्ड ने। यहाँ से हम चाइल्ड वर्ड उठाएंगे। देखिए सिक्योरिटी प्रॉफिट का मतलब ये क्या है? ये बोलता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रॉफिट्स हैं वो सिक्योर रहें, मीन्स लॉन्ग टाइम तक हमारे प्रॉफिट बने रहें, सिक्योरिटी बनी रहे। तो ये ऐसी बात करता है। तो यहाँ से जब हमने चाइल्ड को उठाया तो हम ऐसे याद रखेंगे कि हर पर्सन ये चाहता है कि उसके चाइल्ड का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए, ठीक है। तो चाइल्ड से सिक्योरिटी रखेंगे, ओके। उसके बाद आता है सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइजेशन, ये दिया है स्किटोस्वेस्की ने, ठीक है। जो सिटोवेस्की क्या बोलता है कि जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा होना चाहिए। ये सेटिस्फेक्शन ज़्यादा की बात क्या बोलता है? कहता है कि जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेते हो उसके बाद जो मेन मोटिव रहेगा वो रहता है कि आराम भी मिलना चाहिए, आराम का मोटिव होना चाहिए उसके बाद। तो यहाँ पे सिटोस्वस्की, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए वैसे तो ये एस से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एस से है, आप ऐसे याद रख सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ से मैं बोलने में बोल रही हूँ सिटोवस्की, सिट का मतलब होता है बैठना। तो ये बात करता है कि जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो गया अब आप बैठ जाइए, आराम करिए और उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो हम यहाँ बात करते हैं, सिटोवेस्की बात करता है सेटिस्फेक्शन की, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। यहाँ ये दिया है पेनरोज ने एंड मैरिस ने। तो हम ये बोलते हैं कि जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो हमें रोज़ मिलेंगे, ठीक है, रोजेज मिलते हैं जब ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो रोज़ मिलेंगे जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तब, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ये दिया है ओलिवर ई विलियमसन ने। तो देखिए ये क्या आता है, हम यहाँ से विल उठाएंगे और मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन क्या था? यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स होते हैं जिसको हम ओनर बोलते हैं और मैनेजर्स होते हैं। तो जो शेयर होल्डर होते हैं उनका क्या रहता है कि प्रॉफिट जितना उसके प्रॉफिट ज़्यादा हो उन्हें डिविडेंड ज़्यादा मिले। और जो मैनेजरियल पर्सन होते हैं वो ये चाहते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा हो, अच्छा है, प्रॉफिट होने के बाद क्या होना चाहिए कि फर्म की सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होने चाहिए और उन जो मैनेजर हैं उनकी इनकम भी ज़्यादा होनी चाहिए और उनको ऐसा राइट हो कि वो ज़्यादा खर्च भी कर सके। मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना उनका मकसद नहीं होता है, साथ में और भी वे मोटिव एम लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो जो मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन था वो दिया था विलियमसन ने। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी विल पावर स्ट्रोंग होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट के साथ साथ एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचते हैं, खर्च करने के बारे में भी सोचते हैं, इनकम भी ज़्यादा होनी चाहिए ये भी वो देखते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे कि जो मैनेजर्स होते हैं उनकी विल पावर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैनेजरियल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन दिया था विलियमसन ने, ठीक है। उसके बाद आता है बिहेवियर थ्योरी, ये दिया था सर्ट एंड मार्च ने, ठीक है। ये बिहेवियरल थ्योरी में भी ये ऐसा ही बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी पर्सन कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर होते हैं, ठीक है, कस्टमर होते हैं। तो ये सब जो उससे जुड़े हुए पर्सन होते हैं तो उन सब के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कोई प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, कोई प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, कोई ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये सब बात की थी सर्ट एंड मार्च ने, ठीक है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? हम यहाँ से मार्च वर्ड को उठाते हैं। तो हम ये बोलते हैं जब भी मार्च पास्ट किया जाता है तो हमारे बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान रहता है कि हम कैसे कर रहे हैं, ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो जो सर्ट्स एंड मार्च था उसने बिहेवियर थ्योरी दी थी, ठीक है।
आई होप कुछ याद हो गई होंगी, और अगर आप इनको एक दो बार फिर से देखेंगे तो ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ कौन सी पूछी थी हमसे? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। हमें पता है मोल में ही सेल्स मैक्सिमाइज होती है। ठीक है, तो बामोल क्या हो गया? सेल्स मैक्सिमाइजेशन। ओके, आगे देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरीज नेम इज द मैनेजरियल डिस्क्रिशन थ्योरी। देखिए यहाँ पे मैनेजरियल वर्ड आया, तो इससे यहाँ से आंसर हमें पता चल ही जाता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी। तो ये मैनेजरियल डिस्क्रिशन थ्योरी मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी का ही अदर नेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज डिमांड। अब पूछा है कि डिमांड क्या होती है। देखिए डिमांड क्या होती है, अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हो, लाइक ये एप्पल का फोन है, इसको आप लेना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं विशफुल थिंकिंग होना, आप इसको डिमांड नहीं बोलते। अब क्या होता है कि आप जब आप इसको लेना चाहते थे लेकिन आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तब तो ये विशफुल थिंकिंग बनकर रह गई है। अब क्या हुआ, ये था 50,000 का, अब आपके पास 50,000 रुपीज भी हैं और आप लेना भी चाहते हो, तब ये क्या बनती है? ये वांट बनती है। ठीक है, इसको आप तब भी डिमांड नहीं बोलते। ठीक है, आपको एप्पल का फ़ोन लेना है, आपके पास पैसे भी हैं, तब तक ये वांट बनी। जब आप पे करने के लिए रेडी हो जाते हो, तब ये डिमांड बनती है। इसका मतलब जो विलिंगनेस टू पे हो गई है आपकी, तब इसको आप डिमांड बोल सकते हो। तो इसका मतलब जब ये तीनों चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, तभी आप इसको डिमांड बोलोगे। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट विच ए कस्टमर इज नॉट ओनली डिजायरिंग टू परचेज, ओनली डिजायर होना काफ़ी नहीं है, एंड एबल टू परचेज, ओनली एबल होना भी काफ़ी नहीं है। मतलब आपके पास 50,000 रुपीज़ आ गए हैं तब भी काफ़ी नहीं है, बट इज ऑल्सो रेडी टू परचेज। जब आप रेडी हो जाओगे पे करने के लिए, तभी वो डिमांड बनेगी। कब? एट ए गिवन प्राइस एंड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसका मतलब ये चीज़, 5 चीज़ होनी चाहिए इसके अंदर। क्या है? क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी होनी चाहिए, मीन्स क्वांटिटी तो हम एप्पल का फ़ोन लेना चाहते हैं, वो क्वांटिटी है। फिर क्या है? एबिलिटी टू पे भी है, आप पे करने के लिए आपके पास एबिलिटी है, 50,000 रुपीज़ हैं, अब आप विलिंग भी हो उसको खर्च करने के लिए, रेडी हो बिल्कुल, और कब? एक गिवन प्राइस पर और गिवन टाइम पर। ठीक है, तब ये डिमांड बन जाती है। क्लियर? आगे देखते हैं। डैश इज द क्वांटिटीज बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए 2 वर्ड्स यहाँ पर रहते हैं, एक आता है क्वांटिटी डिमांडेड, एक आता है डिमांड। वांट हम पीछे देख ही चुके हैं, तो ये दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन रहती है कि किसका मीनिंग क्या रहता है, तो थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। देखिए डिमांड क्या होती है, एक्चुअली डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में डिफरेंस होता है। डिमांड क्या होती है? द क्वांटिटीज, देखिए यहाँ बात की है क्वांटिटीज, एक क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटीज दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइजेज। किसी एक प्राइस की बात नहीं कर रहा है, अल्टरनेटिव प्राइजेज हैं, मीन्स कॉमोडिटीज, यहाँ पे क्वांटिटीज भी हैं आपके पास और अल्टरनेटिव प्राइजेज भी हैं इनके। जब इन सबको आप मिलाकर के बोलते हो, तब इनको हम डिमांड बोल देते हैं। ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ स्पेसिफिक अमाउंट। ये क्या होती है? एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वन प्राइस, किसी एक प्राइस पर। मतलब हम ये मान लेते हैं कि 2 रुपीज़ की एक चॉकलेट है, तो आप यहाँ पर उस फिक्स प्राइस पर 2 रुपीज़ पर ये 3 चॉकलेट खरीदने के लिए रेडी हो गई हो। यहाँ पर डिफरेंट प्राइस है और डिफरेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ इसको डिमांड बोलते हैं, और यहाँ पर आ गई हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था क्या था? डैश इज द क्वांटिटीज। ये क्या बात कर रहा है? डिमांड की, जिसके अंदर क्वांटिटीज आएंगी और साथ में क्या? अल्टरनेटिव प्राइसेस भी होंगे, उन सबको मिलाकर के आप क्या बोलते हो? डिमांड। क्लियर? आगे देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इम्प्लाइज। लॉ ऑफ डिमांड क्या, कहाँ अप्लाई होता है, मीन्स ये क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस एंड डिमांड के बीच रिलेशन को बताता है। क्या बताता है लॉ ऑफ डिमांड? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं सेट्रिस पेरिबस। सेट्रिस पेरिबस क्या होता है? जब अदर थिंग्स कांस्टेंट रहें, ओनली प्राइस का इफेक्ट हम डिमांड पर देखेंगे। प्राइस क्या रहता है यहाँ पर? इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है, और जो डिमांड होता है वो डिपेंडेंट फैक्टर होता है। ठीक है, तो प्राइस का डिमांड पर इफेक्ट जो रहता है वो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ एनी गुड एंड सर्विस आर इनवर्सली रिलेटेड। इतना याद रखेंगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट विल फॉल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे हमारा आंसर है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। देखिए आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा
प्राइस एंड डिमांड तो ठीक है, इनके बीच रिलेशनशिप है, बट ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव क्यों है? क्योंकि अभी हमने देखा कि इसने बताया प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि कितनी कम हो जाएगी। ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। लॉ ऑफ डिमांड ओनली डायरेक्शन बताता है, ये एक क्वालिटेटिव मेजर है, ये क्वांटिटी नहीं बताता है। जो क्वांटिटी है वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्लियर? आगे देखते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेट्रिस पेरिबस। अभी देखा सेट्रिस पेरिबस क्या बोलता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, ठीक है, उनमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, ये अजम्पशंस है लॉ ऑफ डिमांड की। क्या बोलती हैं ये? इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, कंज्यूमर की इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए। जब हम ये अजम्पशंस को फॉलो करेंगे तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, ठीक है। तो इनकम की जो इनकम है कंज्यूमर की, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, और जो पॉपुलेशन का साइज है या कंपोजिशन है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस में चेंज नहीं होना चाहिए, और जो न्यू ईयर फ्यूचर को लेकर के कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशंस हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, नो चेंज इन वेदर कंडीशन। अगर इनमें कोई चेंज हुआ तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमांड काम कैसे नहीं करेगा? क्योंकि वो बोलता है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगी, और प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। बट अगर इनमें कोई चेंज हुआ तो हो सकता है कि हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होगा, वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो सेट्रिस पेरिबस था वो इन्हीं अजम्पशंस की बात करता है कि ये सब ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ये बात करता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ठीक है। आगे देख लेते हैं, द डिमांड फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। जो डिमांड फंक्शन है वो किसके बीच में रिलेशन बताता है? पहले एक बार देखते हैं डिमांड फंक्शन होता क्या है। जो डिमांड फंक्शन है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच की? डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स दैट अफेक्ट दिस डिमांड। देखिए डिमांड और जो डिमांड को अफेक्ट करने वाले अदर फैक्टर हैं, जैसे अभी अभी हमने यहाँ पे देखा है, ये सब जो फैक्टर है ये अफेक्ट करते हैं डिमांड को, जैसे कि टेस्ट प्रेफरेंस है, या साइज ऑफ पॉपुलेशन है, या फिर इनकम है, ये सब अदर फैक्टर हैं। तो अगर जब हम डिमांड और ये इन अदर फैक्टर्स के बीच में रिलेशन को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिखाते हैं या एल्जेब्रिकली उसको एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो डिमांड फंक्शन क्या है? क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड एंड ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस क्वांटिटी, यही क्या है? डिमांड फंक्शन। ओके, आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डिमांड। देखिए डिमांड के काफ़ी टाइप है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ से मैं बता दूं इसका आंसर है डी, सप्लाई डिमांड कोई डिमांड का टाइप नहीं है। कौन कौन से हैं और क्या कहते हैं देखिए। ऑटोनोमस क्या होता है? जो आप डायरेक्ट डिमांड करते हो उसको, जैसे ऑटोनोमस का मतलब ऑटोमेटिकली जो आप डिमांड करते हो, लाइक आपको बिस्किट खाने हैं या फिर आपको कुछ भी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप डायरेक्ट उसकी डिमांड करके लेके आ रहे हो, वो डायरेक्ट है, ऑटोनोमस, ठीक है। उसके बाद आता है ड्राइव्ड डिमांड। ड्राइव्ड डिमांड आती है जो जिसके लिए आपको ड्राइवर की नीड हो, मीन्स उसकी जो डिमांड है किसी अदर थिंग पर डिपेंड करेगी, ठीक है। देखिए कैसे, अब यहीं पे हमने जो फर्नीचर देखा, देखिए फर्नीचर चाहिए आपको, तो फर्नीचर की जब डिमांड अराइज हुई है उसके लिए हम वुड की डिमांड करेंगे, ठीक है। फर्नीचर की डिमांड के लिए वुड की डिमांड। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें हाउस बनवाना है, हाउस चाहिए, तो उसके हाउस को बनवाने के लिए हमें सीमेंट की डिमांड करनी पड़ेगी, ठीक है। और अदर जो थिंग्स होती हैं वो सबकी, हम यहाँ सीमेंट एग्जांपल ले रहे हैं, सीमेंट की डिमांड करनी पड़ेगी। तो सीमेंट की जो डिमांड है वो किस डिमांड से आई है? वो हाउस की डिमांड से आई है। बिल्कुल उसी तरह वुड की डिमांड कैसे आई थी? क्योंकि हमें फर्नीचर की डिमांड हुई थी, ठीक है। तो ये ड्राइव्ड डिमांड कहलाती हैं। ड्राइव्ड डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट दैट अराइजेज ड्यू टू द डिमांड फॉर अदर प्रोडक्ट, क्योंकि हमें अदर प्रोडक्ट की डिमांड होती है तब हम उनकी डिमांड करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ड्राइव्ड डिमांड। ओके, फिर आता है डिमांड फॉर पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होती है जिनको आप एक बार कंज्यूम करते हो और वो खत्म हो जाती हैं, और जो ड्यूरेबल क्या होती हैं? जो उसको आप बार बार यूज कर सकते हो, लाइक आपके कपड़े हैं या फिर शूज हैं, उनको आप बार बार यूज कर लेते हो, मीन्स फ्रिज, टीवी, फर्नीचर, ऐसी सब चीजें आप जिनको बार बार यूज कर सकते हो। और पेरिशेबल जैसे कि आपने चॉकलेट है, खा ली है, अब उसका कोई यूज नहीं है, मिल्क लाए हो, पी लिया, अब उसका कोई यूज नहीं है, ब्रेड है, खा ली है, उसका कोई यूज नहीं है, ये पेरिशेबल है, ठीक है, जिसको आप एक ही बार कंज्यूम कर सकते हो। उसके बाद आता है कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड क्या आती है? अ कंपोजिट a commodity is said to have a composite demand when its use is made in more than one purpose। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी है, उसके एक यूज ना होकर के काफ़ी यूज हैं। उसको आप लाइट ऑन भी करते हो, रोशनी के लिए किया जाता है, फैन चलाते हो, उससे टीवी देखते हो, मीन्स काफ़ी जगह किया जाता है। इसी तरह अगर हम मिल्क का एग्जांपल लें तो मिल्क हम चाय बनाने में भी यूज़ करते हैं, डायरेक्टली पीते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कंपोजिट डिमांड होना, ठीक है।
उसके बाद आता है प्राइस डिमांड। प्राइस के कारण जो डिमांड अराइज होगी, मीन्स प्राइस कम होता है तो डिमांड हम ज़्यादा कर देते हैं, प्राइस कम होता है ज़्यादा होता है तो डिमांड कम कर देते हैं। तो मीन्स प्राइस के कारण जो डिमांड पर अफेक्ट होता है उसको हम प्राइस डिमांड बोल देते हैं, ठीक है। इनकम डिमांड, इनकम के कारण जो हमारी डिमांड पर अफेक्ट होता है, मीन्स इनकम बढ़ती है तो हम डिमांड बढ़ाते हैं, इनकम कम करते हैं तो हम डिमांड कम करते हैं, या जो भी रहता है। तो इनकम के कारण हमारी डिमांड पर जो अफेक्ट होता है उसको इनकम डिमांड बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस डिमांड में क्या आता है, जब एक प्रोडक्ट की प्राइस के कारण किसी दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा या घटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हम हमेशा लेते आए हैं टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। जो टी की अगर प्राइस बढ़ते हैं तो हम कॉफ़ी की डिमांड को बढ़ा देते हैं, तो ये क्या है, क्रॉस डिमांड कहलाती है, ओके। उसके आगे है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या कहती है, जिनको आप जॉइंटली यूज़ करते हो। अकेला आप अगर कोई प्रोडक्ट है अगर उसकी आप डिमांड करते हो तो वो अकेला यूज़ में नहीं आता है। जैसे कि कार एंड पेट्रोल है, अगर आप कार लेते हो पेट्रोल नहीं है उसमें तो उसका कोई यूज़ नहीं है। पेन है, उसको लेते हो अगर उसमें इंक नहीं है तो कोई यूज़ नहीं है, आपको पेन और इंक एक साथ यूज़ करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ एग्जांपल लिया मैंने टी और शुगर है, अब टी पी रहे हो तो उसके अंदर शुगर नहीं है तो हम मानते हैं कि उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो टी और शुगर है एक ही साथ डिमांड की जाएंगी तो उसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड, और इसका अदर नेम है कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड्स, ठीक है। अभी यहाँ हमारा आंसर क्या था, सप्लाई डिमांड। ये सभी तो हमने देख लिए हैं, ओके। आगे देखते हैं, इन केस ऑफ गिफन गुड्स प्राइस इफेक्ट इज। देखिए गिफन गुड क्या होता है, ये वो गुड्स होती है जिस पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो देख लेते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इनको बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ये कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आती हैं पहले गिफन गुड्स। गिफन गुड्स को हम इन्फीरियर गुड या घटिया क्वालिटी की गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको लेकर के क्या होता है, इन प्राइस जो प्राइस का अफेक्ट रहता है या प्राइस से इनका रिलेशन रहता है वो पॉजिटिव रहता है। अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, यही बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। बट गिफिन गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। प्राइस बढ़ते हैं तो हम इनकी डिमांड बढ़ा देते हैं, प्राइस कम होते हैं तो हम इनकी डिमांड को कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये राइस है या ब्रेड है, ये इनको हम घटिया क्वालिटी की चीज़ें बोलते हैं। अगर इनके प्राइस कम हो जाते हैं तो इनकी डिमांड को भी कम कर दिया जाता है। और इनके साथ क्या रहता है, जो इनकम अफेक्ट होता है इनका, उसके साथ में इसका नेगेटिव रिलेशन होता है, वो हम आगे डिटेल में करेंगे। अभी फिलहाल आप प्राइस अफेक्ट समझिए कि प्राइस अफेक्ट है वो पॉजिटिव में रहेगा। देखिए ये डायग्राम में भी दिखा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे क्वांटिटी भी कम कर दी जाती है। तो इसका और प्राइस का और क्वांटिटी का पॉजिटिव रिलेशन रहता है, ओके। तो ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। फिर आता है वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स कौन सी आती हैं, जो थोड़ी सी आपकी हम समझने के लिए बोलते हैं कि रेपुटेशन वाली होती हैं या फिर थोड़ी सी महंगी टाइप की होती हैं, जैसे कि डायमंड है या फिर कारपेट है, जो महंगे होते हैं, जिनसे हमें लगता है कि अगर ये हमारे पास होंगे तो हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो इनके साथ भी क्या होता है, अगर ये महंगी होती हैं तो इनको लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और अगर ये सस्ती हो जाती है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इसलिए वेबलन गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज। नेसेसरी गुड्स क्या आती हैं, अब जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिया गया मेडिसिन का या फिर सोल्ट का। मेडिसिन क्या है, अगर प्राइस बढ़ भी जाए या घट जाए तो मेडिसिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप इसको खरीदते हो, मीन्स लॉ ऑफ डिमांड यहाँ अप्लाई नहीं होता। अब ऐसा है नहीं कि प्राइस कम होंगे तो आप ज़्यादा मेडिसिन खरीद करके ले आओगे, या प्राइस कम होंगे तो फिर आप ज़्यादा सोल्ट लेकर के आ जाओगे और ज़्यादा सोल्ट डालोगे अपनी सब्जी में, ठीक है, वेजिटेबल्स बनाने में। तो ऐसा नहीं करोगे आप। तो नेसेसरी गुड्स के लिए भी आपका लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, ओके। फिर आता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कैसे, अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर प्राइजेस बढ़ने वाले हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो अगर अभी भी उसके प्राइस ज़्यादा है तब भी आप उसकी डिमांड ज़्यादा कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये बोलती है कि आगे प्राइस बढ़ जाएंगे। इसी तरह अगर आपको लगता है आगे प्राइस कम होंगे, तो अब अगर उनके प्राइस कम हैं तब भी आप उनको नहीं खरीदते हो, ठीक है। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद आता है इग्नोरेंस। ये क्या कहता है कि कई बार आपकी इग्नोरेंस के कारण भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। आपको लगता है अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो आपके काम की, मीन्स वो अच्छी नहीं है या घटिया है, ऐसा कुछ आप सोच रखते हो, ठीक है, इग्नोरेंस रहती है, आप उसे नहीं देखते। अगर आपको लगता है कि उसके जब प्राइस बढ़ जाते हैं तब आपको लगता है कि अब ये वैल्यूएबल है, अब ये अच्छी है, तब आप उसको खरीदते हो, तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल बायस। अब जैसे अगर आप मार्केट में जाते हो और सेल लगी हुई है तो आप सेल को लगा हुआ देखकर बोलते हो कि या हो सकता है इसमें डिफेक्टेड पीस होंगे तभी इन्होंने सेल लगा के रखी हुई है। मीन्स आपके दिमाग आपका ऐसा बोलता है कि अगर ये सेल लगी है या क्लियरेंस हो रहा है गुड्स का तो इसका मतलब ये घटिया क्वालिटी की है, डिफेक्टिव है, ऐसा सोच करके आप सस्ती भी होंगी तब भी नहीं खरीदते हो,
ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। एक आता है वॉर के टाइम पे या इमरजेंसी के टाइम पे, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है। देखिए वॉर इमरजेंसी हम लॉकडाउन को समझकर चलते हैं। वॉर और इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जब हमें लग रहा था कि लॉकडाउन होने वाला है तो रेट्स बढ़ गए थे और बढ़े हुए रेट पर भी हम उनको खरीद रहे थे। तो इसका मतलब क्या होता है, जब रेट बढ़ रहे थे और हमें लगता है वॉर या इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी जिससे क्या होता है आगे और हो सकता है आगे रेट बढ़ जाए या हमें गुड्स ना मिले, तो अब बढ़े हुए रेट पर भी हम उनको खरीदते हैं। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ना होना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या था, इसने पूछा था इन केस ऑफ गिवन गुड्स प्राइस इफेक्ट इज, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, ये देखिए दिख ही रहा है, पॉजिटिव होता है। प्राइस बढ़ते हैं तो हम इनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं, प्राइस कम होते हैं तो इनकी डिमांड कम कर दी जाती है, सेम रिलेशन होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे है द गुड्स हुज डिमांड इज नॉट टाइड विद द डिमांड फॉर सम अदर गुड्स। मीन्स जब एक गुड की जो डिमांड है किसी अदर के साथ में उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो मीन्स वो डायरेक्टली आप डिमांड कर रहे हो किसी भी चीज़ की, तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमस डिमांड। ठीक है, आगे है वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। अभी देखिए डिमांड कर्व जो होता है, हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी या फिर प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि जो डिमांड कर्व का जो स्लोप रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ डायग्राम में ये यहाँ पर प्राइस शो हुआ है, यहाँ पर क्वांटिटी है, तो ये डाउनवर्ड ये ऐसा जाता है नेगेटिव में, ये जाता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा है हमसे कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, इसके रीजन क्या है। तो यहाँ देखिए मैंने कॉजेज दिए हैं, क्या रीजन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब क्या होता है, जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो तो उससे जब पहली यूनिट यूज करते हो, कंज्यूम करते हो, तो जितनी सेटिस्फेक्शन आपको पहली यूनिट कंज्यूम करने से मिलती है उतनी आपको उससे नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट को कंज्यूम करने पर नहीं मिलती। जैसे आपने पहली चॉकलेट कंज्यूम की तो आपको बहुत अच्छी लगी, फिर आपने 2 चॉकलेट कंज्यूम की तो आपको हो सकता है फिर तब भी अच्छी लगी, फिर आपने उसकी क्वांटिटी को जैसे जैसे बढ़ाया 3, 4, 5 किया, अब आपको उससे यूटिलिटी नहीं मिलती है। जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो अब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को जैसे ही कंज्यूम करते हो तो आपको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जितनी फर्स्ट टाइम पे मिली थी। अब यहाँ बोला जाता है आप एक्स्ट्रा को तभी कंज्यूम करोगे जब उसका प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका प्राइस कम होगा तभी आप एक्स्ट्रा उसको खरीदोगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण भी हमारा जो प्राइस एंड क्वांटिटी का जो रिलेशन है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट क्या रहता है, अभी हमने देखा टी एंड कॉफी का एग्जांपल लिया था, तो उसमें क्या होता है एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट के कारण भी प्राइस एंड क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन रहता है। अगर एक के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, एक के प्राइस कम होते हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ती है, दूसरे की डिमांड सॉरी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रहता है सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट में। फिर आता है इनकम अफेक्ट। इनकम अफेक्ट कैसे काम करता है, जैसे कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसके प्राइस कम हो जाते हैं, मान लीजिए पहले आप 2 चॉकलेट लेते थे जिसकी प्राइस था 5 रुपीज़, एक चॉकलेट थी 5 रुपीज़ की, तो मतलब आप 10 रुपीज़ खर्च कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके प्राइस हो गया चॉकलेट का 5 रुपीज़ से वो हो गया है 4 रुपीज़। ठीक है, और अब आप 2 चॉकलेट जब लोगे तो आप कितना खर्च करोगे, 8 रुपीज़ खर्च करोगे। अब 8 रुपीज़ खर्च करने से क्या हुआ, आपके पास 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच गए हैं। जो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा बच गए तो इससे आप एक चॉकलेट और खरीद करके लेके आओगे। अब आपने कितनी चॉकलेट खरीद ली, 2 + 1 3 चॉकलेट खरीद ली है। जब आपके पास प्राइस कम हुआ तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपने डिमांड बढ़ा दी, और डिमांड किस कारण, इनकम अफेक्ट के कारण बढ़ी है। तो यहाँ पे आपने 3 क्वांटिटी को डिमांड कर लिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकम अफेक्ट के कारण भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है और ये स्लोप डाउनवर्ड चला जाता है। ठीक है, न्यू बायर्स का मतलब क्या है, आगे न्यू बायर्स क्या कहता है कि जब आपको लगता है प्राइजेस कम हो रहे हैं, जो पहले वाले जो ऐसे पर्सन थे जो पोटेंशियल बायर्स थे वो नहीं खरीद रहे थे, तो प्राइस को कम होता देखकर वो अब उसको खरीदने लग जाते हैं, अब उसकी डिमांड कर देते हैं। तो इसका मतलब अब बायर्स बढ़ जाते हैं, न्यू बायर्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो उस कारण भी स्लोप डाउनवर्ड जाता है। फिर आता है डिफरेंट यूजेस। अब किसी भी प्रोडक्ट के यूजेस काफ़ी हो सकते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया इलेक्ट्रिसिटी का लिया या फिर मिल्क का लिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके यूजेस काफ़ी होते हैं। अब क्या होता है, अगर हमें लगता है कि इनके प्राइस कम हो रहे हैं तो हम अपनी यूजेस को बढ़ा देते हैं, ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं, तो प्राइस कम होते हैं तो हम डिमांड बढ़ा देते हैं। और अगर हमें लगता है कि इनके प्राइस बढ़ गए हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी फिर यूज़ को कम कर देते हैं।
ठीक है, यूज़ को कम करना मतलब डिमांड को कम करना। जैसे अगर पहले इलेक्ट्रिसिटी अगर सस्ती थी, मीन्स कम प्राइस पे मिल रही थी हमें, तो हम कूलर भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, फैन भी ऑन कर लेते हैं, लाइट भी ऑन कर लेते हैं, सब कुछ ऑन करके रख देते हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर हमें लगा कि प्राइस बढ़ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत कम चीज़ें ऑन करके रखते हैं। तो इस तरह क्या हुआ, ये नेगेटिव रिलेशन को दिखा रहा है प्राइस और क्वांटिटी के, तो क्या हुआ, ये स्लोप डाउनवर्ड चला गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियोस में और भी कंसेप्ट करते हुए चलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड अगर आपको कोई सजेशन लगता है कि इसमें कोई चेंजेस होने चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो प्लीज़ आप अपने सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू ऑल।